हेलो बच्चों, क्या हालचाल। मेरा नाम है विक्रम सिंह पंवार, मैं हूं आपका वीएसपी सर। आज अपन लोग पढ़ने वाले स्ट्रक्चर ऑफ एटम। जो चैप्टर आपको बहुत ज्यादा हार्ड लगता है, आज अपन उसको इन इजीएस्ट वे में पढ़ेंगे। आप लोगों को मजा आ जाएगा, ठीक है। और एक बात गारंटी के साथ में बोल रहा हूं बेटा, पेपर आपका यहीं से बनेगा। हमने हर एक क्वेश्चन इतने बेहतरीन लिए हैं कि यहां से बाहर आपके पेपर में नहीं आने वाला है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ये सारे के सारे टॉपिक अपन बहुत बेहतरीन तरह से पढ़ने वाले हैं। अब आ जाते हैं हमारे डेल्टन एटॉमिक थ्योरी। ये बोलते हैं अराउंड ईयर 1800 डेल्टन एटॉमिक थ्योरी सजेस्टेड दैट एटम वाज इंडिविजिबल विच कुड नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल। हमारे डेल्टन गुरुजी बोलते हैं भैया जो आपका एटम है ना, वो सबसे छोटा पार्टिकल है, उसके और टुकड़े नहीं हो सकते, ठीक है। बेटा समझना, अगर हम मैटर को तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, उसमें से एटम निकलेगा। और इन्होंने बोला जो आपका एटम है ना, वो सबसे छोटा पार्टिकल है, उसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते। फिर आगे जाने पे आते हैं हमारे जे थॉमसन गुरुजी। ये बोलते हैं भैया एटम के टुकड़े हो सकते हैं। मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट करके बताता हूं। इनके एक्सपेरिमेंट का नाम है कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये लेते हैं बेटा एक टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब के अंदर वोल्टेज तो एकदम हाई कर देते हैं, ठीक है। और जो प्रेशर है, प्रेशर एकदम लो कर देते हैं। और यहां पर ये जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा देते हैं। बेटा जिंक सल्फाइड की एक खासियत होती है, जैसे ही इस पे चार्ज पार्टिकल गिरेंगे ना, ये ग्लो करने लगती है, ठीक है। फिर इसने यहां से देखा जो जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगाई थी, ये ग्लो करने लगी। इट मींस इनको पता लगा जो यहां से कोई चार्ज पार्टिकल जा रहे हैं, इससे टकरा रहे हैं, इस वजह से हमारी स्क्रीन ग्लो कर रही है। और वो चार्ज पार्टिकल कौन से थे, हमारे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। और उनको नाम दिया गया भैया आज से तेरा नाम है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देखो जे थॉमसन स्टडीड नेगेटिवली चार्ज रे इन अ ट्यूब विद गैस मॉलिक्यूल कमिंग फ्रॉम कैथोड रे आर मेड ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, ठीक है। जे थॉमसन जी ने बताया भैया एटम के अंदर एक चार्ज पार्टिकल है, वो कौन सा है, नेगेटिव चार्ज है, उसको नाम क्या दिया गया, इलेक्ट्रॉन। अब अपन कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन आर द नेगेटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एन एटम। सर ये सब एटॉमिक पार्टिकल क्या होता है, अरे एटम के अंदर का पार्टिकल, ठीक है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है बेटा -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कुलाम, ठीक है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg, बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है ये, ठीक है। तो सिंबल फॉर एन इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन का आपका सिंबल होता है। इलेक्ट्रॉन आर एक्सट्रीमली स्मॉल, हमारे इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा छोटे होते, दे आर फाउंड आउटसाइड द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस को बेटा अभी हम आगे जाके समझेंगे, ठीक है। अब आते हैं हमारे ई गोल्डस्टाइन गुरुजी। ये बोलते भैया एटम के अंदर एक और पार्टिकल है। मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट करके बताता हूं। इनके एक्सपेरिमेंट का नाम होता है बेटा एनोड रे या फिर कैनाल रे, ठीक है। ये भी वैसे ही एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेकिन इस बार कैथोड की जगह वहां पे लगाते हैं ये एनोड। और इनको पता लगता है भैया एटम के अंदर एक और पार्टिकल है जिसके पास चार्ज है पॉजिटिव, और उसको नाम क्या दिया गया, उनको बोला गया भैया तेरा आज से नाम है प्रोटॉन, ठीक है। E. Goldstein discovered positively charged ray in a tube with gas molecule that looks like coming from anode rays. Canal ray are made of positively charged particle lead to discovery of proton. अब अपन कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं प्रोटॉन की। चार्ज ऑन प्रोटॉन, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज उतना ही होता है, लेकिन यहां पे चार्ज हमारा प्लस में होता है, +1.6 इंटू 10 की पावर -19 कुलाम, ठीक है। मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का जो मास होता है वो होता है हमारा 1.673 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। हमारा प्रोटॉन का जो मास होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन के मास से 2000 गुना ज्यादा होता है, 2000 गुना ज्यादा होता है, ठीक है। अब आगे जाके आते हैं हमारे जेम्स चैडविक गुरुजी। ये बोलते हैं भैया जी एटम के अंदर एक और पार्टिकल है। ये बोलते हैं एटम के अंदर एक और पार्टिकल है, ये भी एक्सपेरिमेंट करते हैं। और ये क्या बोलते हैं उस पार्टिकल को, उसको बोलते हैं न्यूट्रॉन।
जेम्स चैडविक डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन इन 1932. न्यूट्रॉन हैज जीरो चार्ज. मास ऑफ न्यूट्रॉन इज नियरली इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन. न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस अलोंग विद द प्रोटॉन. ठीक है, अब बेटा अपन ने जो पढ़ा है सारा एक में आ गया. देखो, जो आपका इलेक्ट्रॉन है उस पे चार्ज होता है नेगेटिव, और जो प्रोटॉन होता है उस पे चार्ज होता है पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन होता है उस पे चार्ज होता है हमारा जीरो. मास इन एएमयू, जो हमारा इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो कितना होता है, नेग्लिजिबल होता है. प्रोटॉन का मास 1 यूनिट होता है और न्यूट्रॉन का मास भी लगभग 1 यूनिट होता है. डिस्कवर किसने किया, जे थॉमसन. प्रोटॉन किसने, ई गोल्डस्टाइन. और न्यूट्रॉन किसने, जेम्स चैडविक. लोकेशन ये कहां पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन हमें ऑर्बिट्स में. और प्रोटॉन कहां पाया जाता है, न्यूक्लियस में. और न्यूट्रॉन कहां पाया जाता है, न्यूक्लियस में. ये वाली लाइन अभी आप आगे जाके समझोगे. ठीक है, अब हम आ जाता है थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम. थॉमसन गुरुजी पता है क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं मॉडल ऑफ एटम सिमिलर टू वाटरमेलन. थॉमसन गुरुजी बताते हैं भैया जो आपका एटम है ना वो पता है कैसा होता है. इन्होंने बोला जो आपका एटम है वो होता है वाटरमेलन की तरह. देखो यहां पे जो वाटरमेलन में हमारा रेड पार्ट होता है वो तो पूरा है आपका पॉजिटिव चार्ज, और जो बीच में सीड्स है ना वो क्या है आपका नेगेटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन. इन्होंने ऐसे बोला पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड ऑल ओवर लाइक रेड एडिबल पार्ट, इलेक्ट्रॉन स्टडेड इम्बर्डेड लाइक ब्लैक सीड. ठीक है, मॉडल ऑफ एटम सिमिलर टू पडिंग, प्लम पडिंग मॉडल. ठीक है बेटा, प्लम पडिंग मॉडल होता है बेटा. इनके टाइम पे एक डिश चलती थी उसका नाम था प्लम पडिंग. ठीक है, आप लोग कुकीज से समझ लो. ठीक है, पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड ऑल ओवर पडिंग, इलेक्ट्रॉन स्टडेड इम्बर्डेड बिट्स ऑफ प्लम ऑन ड्राई फ्रूट. अरे यार यहां पे देख लो, ये जो पूरा है ना ये पॉजिटिव चार्ज है, और बीच में ये चॉकलेट्स टाइप लग रही है ना, ये क्या है आपकी, ये है इलेक्ट्रॉन्स. ये देखो ये जो पूरी है इसके अंदर ये क्या है, पूरा पॉजिटिव चार्ज है. जो चॉकलेट्स लग रही है हमारी ये क्या है, ये नेगेटिव चार्ज है. अब पॉस्टुलेट्स ऑफ थॉमसन एटॉमिक मॉडल. अब बेटा पॉस्टुलेट्स देख लेना, उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने बोला था एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्पेयर एंड इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड इन इट. उन्होंने बोला था आपका जो एटम है उसके अंदर पूरे के अंदर आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो बीच में एम्बेडेड होता है, वो बीच में धसा हुआ होता है. ठीक है, फिर बोला द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, सो द एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. इन्होंने बोला जितना आपका पॉजिटिव चार्ज है ना एटम के अंदर उतना ही हमारा नेगेटिव चार्ज भी है, तो इस हिसाब से हमारा जो एटम है वो क्या है, वो न्यूट्रल है. ठीक है बेटा, अब क्वेश्चन देखो, ऑन द बेसिस ऑफ थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम एक्सप्लेन हाउ द एटॉमिक न्यूट्रल एज अ होल. अब यहां पे बोला है जो हमारे थॉमसन गुरुजी ने कैसे बोला जो आपका एटम है वो न्यूट्रल है. उन्होंने बोला था जितना एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज है उतना ही हमारा नेगेटिव चार्ज है. इस अकॉर्डिंग जो हमारा एटम है वो न्यूट्रल है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को कट कर लेंगे ना यार. ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे रदरफोर्ड गुरुजी. रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम. रदरफोर्ड गुरुजी बोलते हैं भैया मैं बताता हूं आपका एटम कैसा होता है. ये एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, इनके एक्सपेरिमेंट का नाम होता है बेटा गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट. ठीक है, ये देखो ये एकदम गोल्ड की आपकी एकदम थिन फॉइल लेते हैं, एकदम पतली फॉइल लेते हैं. ठीक है, ये लगाते हैं, यहां पे लगा हुआ है. ठीक है, इसके आसपास में जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा देते हैं. ठीक है, और यहां पे एक बॉक्स टाइप लगा देते हैं. बॉक्स के अंदर रहता है आपका क्या होता है, अल्फा पार्टिकल्स रहते हैं बॉक्स के अंदर. ठीक है, अब ये क्या करते हैं, यहां से अल्फा पार्टिकल जाते हैं. सर ये अल्फा पार्टिकल क्या होता है, अल्फा पार्टिकल होता है हमारा हीलियम का डबल चार्ज पार्टिकल ऑफ हीलियम. ठीक है, तो यहां से ये अल्फा पार्टिकल भेजते हैं. जब यहां से अल्फा पार्टिकल सीधे जाते हैं ना तो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल होते हैं वो तो सीधे पास हो जाते हैं. ये देखो सीधे पास हो गए. ठीक है, यहां तक समझे सब लोग. ये देखो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट यूज द थिन गोल्ड फॉइल ओनली 1000 एटम थिक टू ऑब्जर्व अल्फा पार्टिकल बिहेवियर. अल्फा पार्टिकल डबल चार हीलियम आयंस होते हैं हमारे. ठीक है,
समझ गए बेटा? अब समझना, देखो और अच्छे से देखो डायग्राम को। ये तो है आपकी गोल्ड फॉइल और ये है उसके एटम्स, ठीक है। गोल्ड फॉइल किससे बनी हुई है? एटम से तो बनी हुई है, ये उसके एटम्स है। यहां से हमारे ये अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं, देखो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स, तो ये देखो सीधे पास हो गए बेटा, ये देखो सीधे पास हो गए एकदम, ठीक है। और कुछ एक अल्फा पार्टिकल इधर उधर डिफ्लेक्ट हो गए, ये देखो ये इधर हो गया, ये इधर हो गया, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल हमारे डिफ्लेक्ट हो गए, ठीक है। अब इनको देखने को मिलता है आपका एक अल्फा पार्टिकल गया और ये गया और टकरा के सीधा आ गया, देखो ये गया और टकरा के वापस रिफ्लेक्ट हो गया। मतलब आपका एक अल्फा पार्टिकल सीधा गया और सीधा टकरा के वापस ऐसे ही आ गया। इनको ये चीज देखने को मिली, ठीक है। क्वेश्चन देख लो बेटा पहले, वाई गोल्ड फॉइल वाज यूज्ड इन अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, व्हाट वुड बी द ऑब्जर्वेशन इफ एक्सपेरिमेंट इज कैरिड आउट यूजिंग अ फॉइल ऑफ अ मेटल अदर देन गोल्ड। अब यहां पे क्या बोला गया है, जो हमारे रदरफोर्ड गुरुजी थे उनने गोल्ड की फॉइल ही क्यों यूज में ली, उसकी जगह कोई और मेटल ले सकते थे ना। रदरफोर्ड गुरुजी ने आपकी गोल्ड की फॉइल इस वजह से यूज में ली क्योंकि उनको एकदम थिन फॉइल चाहिए थी, एकदम थिन शीट। और जो हमारा गोल्ड होता है ना, गोल्ड के पास में प्रॉपर्टी होती है मेलेबिलिटी की। इट मींस गोल्ड को हम ठोक ठोक के एकदम पतली थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो गोल्ड के पास में मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी थी। अगर इसकी जगह हम कोई और मेटल लेते ना तो आपका एक्सपेरिमेंट इतना अच्छे से नहीं हो पाता, ठीक है। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ, अभी आपको पता लगेगा इससे क्या पता लगा था, हमको न्यूक्लियस के बारे में पता लगा था, ठीक है। अब आगे बेटा ऑब्जर्वेशन, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू दैट गोल्ड फॉइल। हमने देखा था बहुत सारे जो अल्फा पार्टिकल है ये देखो डायरेक्टली हमारे पास हो गए। फिर देखने को मिलता है सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल, बहुत से जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो आपके डिफ्लेक्टेड हो गए, टेढ़े मेढ़े हो गए, एक यहां चल गया एक यहां चल गया, ठीक है। फिर उनको देखने को मिला और वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ अल्फा पार्टिकल रिबाउंडेड। मतलब बेटा अगर आपके 12,000 अल्फा पार्टिकल जाएंगे ना तो उसमें से आपका एक अल्फा पार्टिकल ही होगा जो टकरा के वापस आएगा। यहां तक समझ गए आप लोग, ठीक है। अब देखो बेटा कंक्लूजन, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एटम इज एम्प्टी। उनको देखने को मिला जो आपका एटम है ना उसका आधे से ज्यादा हिस्सा है वो खाली है, ठीक है। तभी तो हमारे अल्फा पार्टिकल टकरा के सीधे पास हो रहे, सीधे जा रहे थे, अल्फा पार्टिकल हमारे सीधे पास हो रहे थे, हमने देखा था। फिर देखने को मिला डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। अब जिससे हमारा अल्फा पार्टिकल टकराया था उसका नाम क्या दिया गया, न्यूक्लियस। अल्फा पार्टिकल हमारा न्यूक्लियस से टकराया था बेटा, ठीक है। साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल, जो न्यूक्लियस की साइज है ना वो बहुत ज्यादा छोटी है। जैसे मैं आपको समझाता हूं बेटा, अपना जो रूम है, रूम तो मान लो आप एटम, और मैंने हाथ में एक नमक का दाना रखा ना, वो है आपका न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की साइज इतनी छोटी होती है एटम के सामने, ठीक है। मास कंसंट्रेशन, जो एटम का सारा मास होता है वो कहां पे होता है, हमारा न्यूक्लियस के अंदर होता है, ठीक है। अब आगे आपके फाइनल स्टेटमेंट, फाइनल फीचर्स आ गए बेटा, ठीक है। देयर इज पॉजिटिवली प्लेस्ड न्यूक्लियस इन एन एटम, नियरली ऑल द मास रिसाइड्स इन न्यूक्लियस। यहां पे क्या बोल रहा है, देयर इज पॉजिटिवली प्लेस्ड न्यूक्लियस इन एन एटम, नियरली ऑल द मास रिसाइड्स इन न्यूक्लियस। एटम के अंदर ऐसी चीज है जिसके अंदर पूरा मास होता है, उसको नाम क्या दिया गया, न्यूक्लियस, ठीक है। फिर उन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स। फिर उन्होंने बोला जो आपका इलेक्ट्रॉन है ना वो रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड। जैसे ये तो है आपका न्यूक्लियस, ये है इलेक्ट्रॉन, ये ऐसे घूमता है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड, ठीक है। फिर उन्होंने बोला साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम। अभी मैंने आपको बताया
जो एटम के सामने न्यूक्लियस की साइज कितनी छोटी होती है, अभी एग्जांपल दिया था मैंने आपको, ठीक है। यस बेटा। अब आ जाते हैं आपके ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। अब जो हमारे रदरफोर्ड गुरुजी ने जो स्टेटमेंट दिए थे उसमें कुछ कमी निकली, चलो आओ देखते हैं। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व राउंड द न्यूक्लियस इन वेल डिफाइंड ऑर्बिट, but electron being charged particle will lose their energy and finally will fall into the nucleus। उन्होंने बोला था जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है, लेकिन बेटा हमारा इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, वो आपके न्यूक्लियस के अराउंड घूमता जाएगा घूमता जाएगा घूमता जाएगा, तो एक टाइम बाद उसकी एनर्जी डाउन हो जाएगी और डाउन होने के बाद वो न्यूक्लियस में मिल जाएगा। अगर बेटा ऐसा होता है तो आपका एटम जो है वो हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। दिस वाज द मेजर ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड विच वाज अनएक्सप्लेन्ड बाय हिम। यहां तक समझ गए बेटा? क्लियर है? ठीक है, 1 मिनट में पानी पी के आता हूं। हाँ बेटा समझ गए ना सब लोग? चलो तुम्हारा मूड फ्रेश कर देते, एक शायरी बोलता हूं, ठीक है। देखकर आपकी मुस्कुराहट, देखकर आपकी मुस्कुराहट हम होश गवा बैठे, हम होश में ही आने वाले थे, आप फिर मुस्कुरा बैठे। अरे सर आपने तो कंटेंट दे दिया, आज ही उसको शेयर करना पड़ेगा। इधर ध्यान दे लो, पढ़ लो, ठीक है। हाँ तो बेटा समझना, अगर आपका रदरफोर्ड में ऑब्जर्वेशन आ जाए तो ऑब्जर्वेशन में ऑब्जर्वेशन वाला पार्ट लिखना है, अगर कॉन्क्लूजन आ जाए तो कॉन्क्लूजन में आपको कॉन्क्लूजन वाला पार्ट लिखना है, अगर फाइनल स्टेटमेंट फाइनल फीचर आ जाए तो आपको फाइनल स्टेटमेंट्स लिखने हैं, और अगर ड्रॉबैक आ जाए तो ड्रॉबैक में आपको ये लिखना है, ठीक है। अब आ जाते हैं बेटा हमारे बोहर गुरुजी, बोहर मॉडल ऑफ एन एटम। हमारे बोहर गुरुजी पता है क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं इलेक्ट्रॉन कैन नॉट रिवॉल्व इन एनी सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन अ सर्टन फिक्स्ड ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस कॉल्ड डिस्क्रीट ऑर्बिट। इन्होंने बोला भैया ऐसा नहीं है आपका इलेक्ट्रॉन हर कहीं रिवॉल्व करेगा, इलेक्ट्रॉन आपका एक फिक्स्ड ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेगा, डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में, ठीक है। उन ऑर्बिट्स को इन्होंने नाम दिया एनर्जी लेवल या फिर एनर्जी शेल्स। ईच डिस्क्रीट ऑर्बिट हैज अ फिक्स्ड एनर्जी, दीज ऑर्बिट आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी लेवल और एनर्जी शेल्स। हर एक ऑर्बिट के पास में खुद के पास में ही एनर्जी होती है, ठीक है, और उन ऑर्बिट्स को नाम क्या दे दिया आपका? एनर्जी लेवल और एनर्जी शेल्स बोल दिया। द ऑर्बिट और एनर्जी लेवल आर रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर KLMN और द नंबर 1 2 3 4। ये देखो बेटा बीच में आपका न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस के बाहर कौन सी शेल है आपकी? K शेल, उसके आगे L शेल, उसके आगे M शेल, उसके आगे N शेल। समझ गए बेटा? ठीक है। फिर बोला गया उनने while revolving in a particular energy level an electron has a fixed energy, it neither loses nor gain energy in form of radiation। जब आपका इलेक्ट्रॉन उन शेल्स में घूमता रहेगा ना ही ये कोई से एनर्जी लेगा ना ही कोई को एनर्जी देगा। एनर्जी शेल्स के पास में खुद के पास में एनर्जी शेल्स के पास में खुद के पास में एनर्जी होती है, ठीक है। तो जब आपका इलेक्ट्रॉन वहां पर रिवॉल्व करेगा शेल्स में, ना ही कोई से एनर्जी लेगा ना ही कोई को एनर्जी देगा। अब आ गया बेटा एटॉमिक नंबर, ठीक है। बेटा समझना कोई भी एटम को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ऊपर आता है ए और नीचे आता है जेड। ए क्या होता है? ए होता है हमारा मास नंबर, जेड होता है हमारा एटॉमिक नंबर। इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन लाइंग इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड द एटॉमिक नंबर। बेटा ये देखो 1 से लेके 20 तक एलिमेंट्स है, सबको याद है ना, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब ये जो 1 है, 1 2 3 4, ये क्या है? इनके एटॉमिक नंबर है। क्या है? एटॉमिक नंबर है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6। और एक बात बताता हूं बेटा, आपके न्यूट्रल एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे ना उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। सबसे पहले तो प्रोटॉन समझाता हूं।
जितना हमारा एटॉमिक नंबर होता है ना, वही हमारा प्रोटॉन नंबर होता है। अगर मैं आपसे पूछ लूं कार्बन में कितने प्रोटॉन है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 6। इट मींस इसके अंदर प्रोटॉन भी 6 ही होंगे। जैसे आपका नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के अंदर कितने प्रोटॉन है, 7 प्रोटॉन है। ऑक्सीजन के अंदर कितने प्रोटॉन है, 8 प्रोटॉन है। फ्लोरीन के अंदर कितने प्रोटॉन है, 9 प्रोटॉन है। नियोन के अंदर कितने प्रोटॉन है, 10 प्रोटॉन है। यहां तक समझ गए? जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है वही हमारा प्रोटॉन नंबर होता है, ठीक है। अब मैं आपको बोल रहा था, जब आपका एटम न्यूट्रल होता है, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उसके अंदर उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। एन एटॉमिक नंबर इज द आइडेंटिटी ऑफ एन एटम। चेंजिंग एटॉमिक नंबर मीन्स चेंजिंग द एटम। अगर हम लोग एटॉमिक नंबर चेंज हो रहा है, यहां पे इसका 1 आ रहा है, इसका 2 आ रहा है, इसका 3 आ रहा है, मतलब आपका एटम भी चेंज हो रहा है। एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय Z। अभी हमने देखा एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम आर द सेम, जो मैंने आपको अभी समझाया। अब आ गया बेटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिट शेल्स। अब आ चुका है इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशंस अलग अलग शेल्स के अंदर। ये दिया हमारा बोहर और बरी साहब ने। इन दोनों ने मिलके एक रूल दिया बेटा। इन्होंने बोला द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ शेल इज गिवन बाय द 2n स्क्वायर वेयर n इज द शेल और ऑर्बिट नंबर। इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग शेल्स में किस अकॉर्डिंग होगा, 2n स्क्वायर के फॉर्मूले से होगा। जो आपका n है, n की वैल्यू अगर आपकी फर्स्ट शेल है तो उसकी वैल्यू 1 होगी, सेकंड शेल है तो n की वैल्यू 2 होगी, थर्ड शेल है तो n की वैल्यू 3 होगी, ठीक है। यहां पे देखो बेटा, जो हमारी फर्स्ट शेल है ना, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन ही जा सकते हैं इस फॉर्मूले के हिसाब से। सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं 2n स्क्वायर के फॉर्मूले से। और जो आपकी थर्ड शेल है उसमें 18, फोर्थ में 32। यहां तक समझ गए सारे बच्चे, ठीक है। चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अपन करते हैं कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, ठीक है। जैसे आपका जो कार्बन है उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, उसके अंदर होते हैं आपके 6, ठीक है। ये हमने शेल्स बना ली, K शेल, L शेल। तो पहले में कितने डाल सकते हैं हम, 2 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, यहां तक ठीक है। सेकंड शेल में कितने डाल सकते हैं, 8 डाल सकते हैं, लेकिन यहां पे कितने बचे, अब 4 बचे, 4 हमने डाल दिए, ठीक है। अब हम लोग सोडियम का करते हैं, चलो सोडियम का करते हैं। सोडियम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 11। इट मीन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 11 होंगे। 11 इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, ठीक है। यहां पे शेल्स बना लो, K शेल, L शेल, M शेल, ठीक है बेटा। तो फर्स्ट शेल में तो हमने 2 डाल दिए, फर्स्ट शेल में हमने 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, ठीक है। सेकंड शेल में हमने कितने डाले, 9 डाल दूं क्या, नहीं, गलत हो जाएगा। सेकंड शेल की कितनी कैपेसिटी दे रखी है, 8 इलेक्ट्रॉन की। तो यहां पे हम लोग कितने डालेंगे, यहां पे हम 8 इलेक्ट्रॉन ही डालेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन एल शेल में डाल दिए हमने। अब 1 इलेक्ट्रॉन बचा, उसको नेक्स्ट शेल में हमने डाल दिया। समझ गए बच्चे, ठीक है। अब उनका सेकेंड रोल उनने दिया, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एटम कैन नॉट बी ग्रेटर देन 8 इवन इट हैज अ कैपेसिटी टू हैव अ मोर इलेक्ट्रॉन। इन्होंने बोला जो आपकी आउटर मोस्ट शेल है ना, उसमें हम 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं डाल सकते। चलो आओ समझाता हूं। हम लोग कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। कैल्शियम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 20 होते हैं, ठीक है। शेल्स बना ली हमने, K शेल, L शेल, M शेल। तो फर्स्ट में तो हमारे कितने जा रहे हैं, फॉर्मूले के हिसाब से 2 इलेक्ट्रॉन हम डाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट शेल में हम लोग कितने डाल सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, 8 हमने यहां पे डाल दिए। अब जो आपकी थर्ड शेल है उसमें अपन कितने डाल सकते हैं, 18 डाल सकते हैं। लेकिन यहां पे रूल में दिया हुआ है भैया, जो आपकी आउटर मोस्ट शेल होगी ना, उसमें हम 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन फिल नहीं कर सकते। तो यहां पे हम डालेंगे 8 इलेक्ट्रॉन ही डालेंगे। एक शेल और बना लो, और जो 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन को यहां पे पुट कर दो, बस इतना इजी है यार, ठीक है।
अब यहां पे आ गया द मैक्सिमम, नेक्स्ट रूल था उनका, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल कैन नॉट बी ग्रेटर देन 2 अनलेस इनर शेल आर कंप्लीटली फिल्ड। यहां पे उन्होंने बोला भैया जब भी आप इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन करोगे ना, तो पहले आपको फर्स्ट शेल को पूरा बढ़ना है, जैसे कैल्शियम का कर रहे, तो फर्स्ट शेल को पूरा बढ़ना है, फिर सेकंड को पूरा, फिर थर्ड को पूरा, फिर फोर्थ को पूरा। ऐसा नहीं यहां पे 2 की कैपेसिटी है तो मैंने यहां पे 1 ही फिल करा और बाकी 9 यहां पे कर दिया, नहीं, पहले फर्स्ट शेल की जितनी कैपेसिटी है उसको फिल करना है, फिर सेकंड को, फिर थर्ड को। समझ गए बेटा? ठीक है। अब जैसे हम लोग क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सबसे पहले क्लोरीन में आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 17 होते हैं। तो यहां पे बेटा शेल्स बना लेते हैं अपन, के शेल, एल शेल, एम शेल। फर्स्ट में तो हमने 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, सेकंड शेल में कितने डालूं? 8 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, ठीक है। नेक्स्ट शेल में कितना डालूं? 7 इलेक्ट्रॉन। 8 से ऊपर नहीं डाल सकते, 7 तो डाल सकते हैं, तो 7 इलेक्ट्रॉन हमने डाल दिए, ठीक है। अब कर लो बेटा पोटेशियम का, कर लो, यहां पे शेल्स बना लो, के शेल, एल शेल, एम शेल। शेल्स बना ली हमने। फर्स्ट में तो हमने के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, नेक्स्ट में कितने डालने हैं हमको? नेक्स्ट में हमने 8 डाल दिए। अब कितने बचे? 9 इलेक्ट्रॉन, 9 यहां पे डाल देता हूं मैं, ठीक है। नहीं, गलत हो जाएगा। क्या बोला हुआ है भैया? आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हम नहीं डाल सकते, तो यहां पे हम 8 इलेक्ट्रॉन डालेंगे और एक शेल और बना लेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन को हम यहां पे पुट कर देंगे, ठीक है बेटा। समझ गए सब लोग? ठीक। अब आ गया आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट शेल्स और एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम सच इज के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल। अभी अपन ने क्या किया था? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही तो किया था, वही किया था अपन ने, ठीक है, वही होता है ये। अब आ जाता है आपका 1 से लेके 18 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है आपका, ठीक है। ये देखो, जैसे आपका नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं हमारे? 7 होते हैं, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दो, 2 तो हमने यहां पे डाल दिए, सेकंड शेल में 5 डाल दिए। समझ गए बेटा? सिलिकॉन में डाल लो, सिलिकॉन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं हमारे? 14 होते हैं। यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन तो हमने फर्स्ट शेल में डाल दिए, नेक्स्ट वाली शेल में 8 इलेक्ट्रॉन डाल दिया, ठीक है। उसके बाद में हमने 4 इलेक्ट्रॉन कहां डाले? एम शेल में डाल दिए, ठीक है। अब आ जाता है व्हाई डू एटम्स कंबाइन। अब हमारे एटम्स कंबाइन क्यों करते हैं भैया? एटम्स हमारे कंबाइन इस वजह से करते हैं बेटा, क्योंकि एटम को चाहिए होती स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी पाने के लिए आपके एटम्स कंबाइन करते हैं। ये क्या करते हैं? अपने आउटर मोस्ट शेल पे 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करते हैं, आपका ऑक्टेट रूल को। ऑक्टेट रूल को कर, ऑक्टेट रूल क्या बोलता है? ऑक्टेट रूल आपका बोलता है आउटर मोस्ट शेल पे 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना, या फिर आपका डुप्लेट रूल को फॉलो करते हैं। क्या करते हैं? आपके डुप्लेट रूल को फॉलो करते हैं। इसमें क्या होता है? जो आउटर मोस्ट शेल है उस पर 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करते हैं। अब ये आप लोग समझोगे। यहां पे आ गया बेटा वैलेंसी। वैलेंसी क्या होता है? 1 मिनट यार बेटा, ये मच्छर भी यहीं आना था क्या? यस, भगा दिया मच्छर को। वैलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन एटम लूजेस, गेन और शेयर ड्यूरिंग केमिकल बॉन्डिंग। वैलेंसी क्या होती है अभी हम लोग समझते हैं, ठीक है बेटा। अपन क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पे कितने होते हैं? 17 होते हैं। शेल्स बना लो, के शेल, एल शेल, एम शेल। यहां पे हमने 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए फर्स्ट शेल में, सेकंड में कितने डालूं? 8 इलेक्ट्रॉन डाल दिए। एम में कितने डालूं? 7 इलेक्ट्रॉन मैंने डाल दिए, ठीक है। अब बेटा मैंने क्या बोला था? वैलेंसी होती है आपकी, एटम को स्टेबिलिटी चाहिए होती है, उसके लिए अपने वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। क्या ऑक्टेट रूल क्या होता है? आपका जो ये आउटर मोस्ट शेल है ना, इस पे इसको 8 इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। क्या करना है? 8 इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। अब ये 8 इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए या तो ये जो आपकी एम शेल है इसको बाहर फेंक दे ताकि एल शेल ही बचेगी आपकी, यहां पे 8 इलेक्ट्रॉन आज पूरे हो जाएंगे, या फिर एक कोई से उधार ले ले भैया मेरे को दे दे, तो ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से ले लेगा।
जब ये एक इलेक्ट्रॉन बाहर से लेगा तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, वैलेंसी इसकी 1 होगी, वैलेंसी क्या होगी इसकी 1 होगी। अब जैसे ही ये अपने अंदर एक इलेक्ट्रॉन को लेगा ना, अब ये क्या बन जाएगा, अब ये बन जाएगा आयन। क्या बन जाएगा, आयन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास में क्या चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ये नेगेटिव चार्ज अपने अंदर खाएगा तो इसके अंदर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब ये बन चुका है आयन। अब बेटा समझना, ये तो होगी आपकी वैलेंसी। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता है क्या होते हैं, जितने आउटर मोस्ट शेल पे आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं वही होते हैं आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है हमारे 7। कितने हैं बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और आउटर मोस्ट शेल है हमारी m। आउटर मोस्ट शेल पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7, वैलेंसी कितनी है 1। समझ गए बेटा जी, ठीक है। अब यहां पे देखो, when an atom lose or gain electron they form charged ion। ये देखो आयन बन गया, समझ गए बेटा, ठीक है। अब जैसे हम लोग आपका कैल्शियम का करते हैं, चलो कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। कैल्शियम का इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पे कितने हैं आपके, 20 है। यहां पे हमने शेल्स बना ली, के शेल, एल शेल, एम शेल, ठीक है। अब यहां पे फर्स्ट शेल में मैंने 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, सेकंड में 8, नेक्स्ट में 8, एक शेल और बना लेते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन को हम यहां पे पुट कर देंगे। क्लियर है। अब आप मेरे को बताओ यार इसकी वैलेंसी क्या होगी। अब ये अपने इसको क्या करना है, इसको स्टेबिलिटी चाहिए, उसके लिए अपने ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा। ऑक्टेट रूल क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल पे इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्या चाहिए, आउटर मोस्ट शेल पे इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। या तो ये यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन कोई से ले ले, तब इसके पास में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, या फिर ये जो आपके 2 इलेक्ट्रॉन है ना आउटर मोस्ट शेल पे, इनको बाहर फेंक दे, तो एम शेल ही आपकी बचेगी, एम शेल ही बचेगी आपकी। तो क्या होगा, एम शेल पे 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। तो 6 बाहर से इलेक्ट्रॉन लेगा, वो तो थोड़ा हार्ड पड़ेगा ना यार। तो ये क्या करेगा, जो इसके 2 इलेक्ट्रॉन है ना इसके आउटर मोस्ट शेल पे, इसको बाहर फेंक देगा। तो इसकी वैलेंसी आ जाएगी बेटा 2 वैलेंसी आ जाएगी इसकी। इसकी वैलेंसी कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अपने 2 इलेक्ट्रॉन को ये बाहर फेंक देगा, तो वैलेंसी 2 आ जाएगी। और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 2। ठीक है, समझ गए बेटा वैलेंसी क्या होती है। ठीक, अब देखो वैलेंस शेल क्या है, आउटर मोस्ट शेल होती है आपकी। आउटर मोस्ट शेल लिमिट मैक्स 8 इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई द आउटर मोस्ट शेल, हमने समझ लिया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी हमने समझ लिया। द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब आगे आपका ऑक्टेट रूल क्या होता है, एटम स्ट्राइव फॉर 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल बाय गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट शेल पे 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। अब आ जाते हैं आपके एक्सेप्शन। एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन एम फॉर 2 इलेक्ट्रॉन डुप्लेट रूल एंड एडजस्ट वैलेंसी अकॉर्डिंगली। ठीक है, ये आपके कुछ एलिमेंट्स है, ये क्या करते हैं, अपने डुप्लेट रूल को फॉलो करते हैं। डुप्लेट रूल मतलब आउटर मोस्ट शेल पे 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, जैसे यार आपको डुप्लेट रूल में समझाता हूं। मान लो अपन लोग करते हैं लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। चलो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। यहां पे इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है, ये बना लिया हमने के शेल, ये बना ली एल शेल। 2 इलेक्ट्रॉन तो फर्स्ट शेल में हमने डाल दिया। ठीक है, अब कितने इलेक्ट्रॉन बचा, 1 इलेक्ट्रॉन बचा। 1 इलेक्ट्रॉन बचा। अब या तो फिर ये इसको स्टेबिलिटी चाहिए, तो ये क्या करेगा, या तो अपने बाहर से 7 इलेक्ट्रॉन उधार ले ले, या जो इसका 1 इलेक्ट्रॉन है इसको बाहर फेंक दे। तो आपकी शेल कौन सी बचेगी, 2 शेल आपकी के शेल बचेगी। उस पर कितने लिमिट कितनी होती है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन की ही होती है। तो इसकी वैलेंसी कितनी आ जाएगी, इसकी वैलेंसी 1 आ जाएगी। ये क्या करेगा, अपने जो एल शेल पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनको बाहर फेंक देगा। इसकी वैलेंसी आ जाएगी 1 लिथियम की। ये अपना क्या कर रहा है, डुप्लेट रूल को फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब ये देखो बेटा इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग शेल्स में। यहां पे देख लो, जैसे आपका कार्बन है, कार्बन में कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। ये क्या बनी हुई है, आपकी शेल्स बनी हुई है, बीच में है हमारा ये न्यूक्लियस है बीच में। ठीक है,
के शेल की लिमिट कितनी होती है, 2 इलेक्ट्रॉन की। अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे इसमें, अब इसमें इलेक्ट्रॉन बचे 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन को यहां पे पुट कर दिया, ठीक है। जैसे आपका नाइट्रोजन ले लो, फर्स्ट शेल की लिमिट होती है 2, तो हमने के शेल में डाल दिया, और फिर नेक्स्ट शेल में कितना डाला है, नेक्स्ट शेल में हमने 5 डाल दिए, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब जैसे आपका फोस्फोरस हो गया, फोस्फोरस में 2 इलेक्ट्रॉन तो हमने कहां डाले, के शेल में डाल दिए। उसके बाद के इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट शेल की कैपेसिटी कितनी होती है हमारी, कितनी होती है, 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन हमने कहां डाले, नेक्स्ट शेल में डाल दिए। उसके बाद में जितने इलेक्ट्रॉन बचे आपके, वो हमने कहां पे डाल दिए, आपके नेक्स्ट शेल में हमने डाल दिए, ठीक है। अब क्वेश्चन आ जाता है बेटा, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पोटेशियम एटम, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर देयर इन एल शेल, एटॉमिक नंबर ऑफ पोटेशियम इज 19। अब यहां पे दिया गया भैया, अपने को पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं इसके अंदर, 19 होते हैं। शेल्स बना लो, के शेल एल शेल। फर्स्ट शेल में तो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, नेक्स्ट शेल में कितने डाले, 8 इलेक्ट्रॉन डाल दिए। नेक्स्ट शेल में हमने कितने डाले, यहां पे हमने 8 इलेक्ट्रॉन डाल दिए। अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे, एक शेल बचा, एक शेल हमने यहां पे डाल दिया। समझ गए सारे बच्चे। अब यहां पे क्या बोल रहे हैं भैया, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन एल शेल, एल शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है बता दो, 8 इलेक्ट्रॉन है ना यार, ठीक है। राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर देयर इन एम शेल। अब यहां पे क्या हो रहा है, मैग्नीशियम आयन, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो अपन ने किया था। यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं आपके, 12 होते हैं भैया, 12 होते। यहां पे डिस्ट्रीब्यूट कर दो आप, के एल, ठीक है। फर्स्ट शेल में हमने 2 डाले, नेक्स्ट में 8 डाल दिए, और एम शेल में कितने डाले, 2 इलेक्ट्रॉन हमने डाल दिए। ये तो आपके मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब यहां पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, Mg2+, अब ये क्या बन चुका है, आयन। मतलब इसने क्या करा, अपने जो दो इलेक्ट्रॉन थे ना, उनको बाहर फेंक दिया, जो आपके 2 इलेक्ट्रॉन थे उनको बाहर फेंक दिया। अब अपने को करना है Mg2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसके पास में 10 इलेक्ट्रॉन ही बचे बेटा, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दो 2,8। ये हो गया आपका मैग्नीशियम आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। समझ गए सारे बच्चे, ठीक है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर देयर इन एम शेल, अब यहां पे एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बचे हमारे, यहां पे 0 बचे ना बेटा, 0 इलेक्ट्रॉन बचे हमारे, ठीक है। अब आ जाते हैं एक और क्वेश्चन हमारा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन Cl माइनस आयन आर। अब यहां पे क्या हो गया, वापस आयन बन गया। क्लोरीन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, आप ये बात बताओ मेरे को, क्लोरीन के पास में कितने होते हैं, 17 होते हैं ना। अब यहां पे क्या दिया गया है, Cl माइनस, मतलब माइनस का चार्ज कब आता है, जब इसने अपने अंदर एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। पहले इसके पास में 17 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन और गेन करने के बाद में कितने आ जाएंगे इसके पास में इलेक्ट्रॉन, 18 आ जाएंगे। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, के शेल, एल शेल, एम शेल। फर्स्ट में हमने कितने डाल दिए, 2 डाल दिए, 8 डाल दिए। ये हो गया आपका Cl माइनस आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बस इतना इजी है यार। अब आ गया यहां पे Na पॉजिटिव, वापस चार्ज आ गया Na के पास। Na पॉजिटिव हैज कंप्लीटली फिल्ड के एन एल शेल। अब यहां पे भैया वापस आ गया आपका Na पॉजिटिव, मतलब इसने क्या करा है, अपने एक इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंका है ना यार। अब इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, पहले कितने थे, 11, अब कितने बच जाएंगे इसके पास में, 10 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। इसका कर दो भैया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8। मजा आ रहा है ना यार, देखो कितना इजी है यार, ठीक है। अब आ जाता है बेटा आपका टॉपिक मास नंबर।
मास नंबर, ठीक है, द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन लाइंग इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। मेनली कोई भी एलिमेंट को अपन, कोई भी एटम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अपन, ऊपर आता है ए, नीचे आता है जेड। ए होता है हमारा एटॉमिक नंबर, ए होता है हमारा मास नंबर। मास नंबर क्या होता है? मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन को और नंबर ऑफ प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को प्लस कर दो, आपका मास नंबर बन जाता है, ठीक है। यहां पे है इट इज डिनोटेड बाय ए। ये किससे डिनोट होता है? मास नंबर ए से। मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जो मैंने आपको अभी बताया। प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को प्लस कर दो, मास नंबर आपका आ जाता है। अब यहां पे आ गया नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर जेड ऑफ द एटम। जो आपका एटॉमिक नंबर होता है वही तो आपका प्रोटॉन नंबर भी होता है यार, अभी तो अपन ने समझा था। अब आ गया नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, मास नंबर, ठीक है। द मास नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड द न्यूक्लियन नंबर। मास नंबर को न्यूक्लियन नंबर भी बोलते हैं, कहीं कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। अब आ गया ये एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन। ये जैसे आपका सोडियम है बेटा, ठीक है, ये सोडियम का रिप्रेजेंटेशन है। नीचे क्या आता है आपका? एटॉमिक नंबर आता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? प्रोटॉन नंबर होता है हमारा डायरेक्टली, ठीक है। ऊपर क्या आता है हमारा? मास नंबर। मास नंबर क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को प्लस कर दो यार, मास नंबर आ जाएगा ना आपका। ऊपर आता है मास नंबर। कोई भी एलिमेंट को अपन इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ गए सारे बच्चे? ठीक है। अब क्वेश्चन आ जाता है बेटा आपका, राइट द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट एक्स विच कंटेन 15 इलेक्ट्रॉन एंड 16 न्यूट्रॉन। अब यहां पे दे दिया भैया एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन, जो अभी अपन ने पीछे देखा था। यहां पे क्या बोल रहा है? मैंने आपको बोला था न्यूट्रल एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ हमारे इलेक्ट्रॉन भी होंगे, ठीक है। यहां पे दिया हुआ राइट द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट एक्स विच कंटेन 15 इलेक्ट्रॉन एंड 16 न्यूट्रॉन। भैया ये आपका एलिमेंट दे दिया हमने। नीचे क्या आता हमारा? एटॉमिक नंबर, मतलब प्रोटॉन नंबर। यहां पे हमको इलेक्ट्रॉन दिया है तो प्रोटॉन के बराबर ही तो इलेक्ट्रॉन होगा, यहां पे हमने 15 लिख दिया, ठीक है। ऊपर क्या आता है हमारा? मास नंबर आता है ऊपर। मास नंबर कैसे बनता है? प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को प्लस कर दो, मास नंबर आ जाता है। यहां पे इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, 15 प्लस 16 कितना आ जाएगा? 31। ये हो गया आपका एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कैलकुलेट द एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट विच कंटेन 11 प्रोटॉन, 11 इलेक्ट्रॉन एंड 12 न्यूट्रॉन्स इन एन एटम। अब यहां पे क्या दिया गया है भैया? एक तो अपने को एटॉमिक नंबर पता करना है, एटॉमिक नंबर हमको पता करना है, और यहां पे मास नंबर हमको पता करना है। मास नंबर हमको पता करना है, ठीक है। यहां पे दिया हुआ है यस बेटा, यहां पे हमको मास एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर तो डायरेक्टली हमको पता है ना भैया, जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। यहां पे प्रोटॉन कितना दिया हुआ है आपका? 11 हमने लिख दिया। अब मास नंबर क्या होता है हमारा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को प्लस कर दो, मास नंबर आ जाता है, ठीक है। तो यहां पे हमको प्रोटॉन कितना दिया हुआ है? 11, और न्यूट्रॉन कितना दिया हुआ है? 11। कितना आ जाएगा? 23 आ जाएगा ना यार। बस इतने इजी इजी क्वेश्चंस आएंगे यार तुम्हारे, समझ गए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, हीलियम एटम हैज एन एटॉमिक मास ऑफ 4u and 2 प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस, हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स डज इट हैव। हीलियम का एटम, भैया इनने बोल दिया आपका हीलियम का एक एटम है, ये हीलियम लिखा हमने। यहां पे क्या दिया हुआ है? हीलियम एटम हैज एन एटॉमिक मास 4u एंड 2 प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस। ये तो हमको ऐसे भी पता है, नीचे आता है हमारा एटॉमिक नंबर, ऊपर आता है हमारा मास। अब यहां पे क्या पूछा है इन्होंने बोला भैया न्यूट्रॉन नंबर निकाल दो। तो न्यूट्रॉन नंबर निकालने के लिए पाजी इसमें से इसको माइनस कर दो, न्यूट्रॉन नंबर आपका आ जाएगा। तो यहां पे न्यूट्रॉन कितना आ जाएगा आपका? 2 आ जाएगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं? 2 आएंगे। जब भी न्यूट्रॉन का नंबर निकालना हो तो ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर दो, ठीक है। अब आ गया आपका कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर।
अब यहां पे सबसे पहले तो हमको क्या क्या निकालना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का नंबर निकालना है भैया हमको, और क्या निकालना है, एटॉमिक नंबर निकालना है। एटॉमिक नंबर हमको निकालना है, और हमको क्या निकालना है, मास नंबर निकालना है। मास नंबर हमको निकालना है। यस अब सबसे पहले देखो न्यूट्रॉन का नंबर कैसे निकालते हैं। यहां पे क्या दिया हुआ है, ऊपर 31, नीचे कितना दिया हुआ है, 51। तो ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर दो, न्यूट्रॉन का नंबर आ जाएगा ना यार। 31 31 माइनस 15 कितना आ जाएगा आपका, बताओ, 16 आ गया। ठीक है, अब यहां पे हमको एटॉमिक नंबर बताना है। एटॉमिक नंबर तो डायरेक्टली हमको याद है, हमने लिख दिया 15 है भैया इसका। अब आ गया आपका मास नंबर। मास नंबर क्या है यहां पे, 31 आ गया आपका मास नंबर। बस ठीक है, समझ गए सारे बच्चे। यस बेटा, अब आपका क्वेश्चन आ जाता है, ड्रॉ द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं बेटा। ठीक है, यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं आपकी, 8 होते हैं। के शेल बना लो, एल शेल बना लो। फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, नेक्स्ट शेल में हमने कितने डाले, 6 डाल दिए। बस इतना सा है। अब इसका स्ट्रक्चर बना लो। ठीक है, यस देखना बेटा, ठीक है। ये अब इसके बीच में बना लो बेटा, न्यूक्लियस बना लो। ये न्यूक्लियस बना लिया। न्यूक्लियस में हमने 8 प्रोटॉन डाल दिए। क्या डाल दिए, 8 प्रोटॉन डाल दिए। ठीक है, फर्स्ट शेल की कैपेसिटी कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉन की। तो फर्स्ट शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दो, 1 और 2। यहां पे अपन डॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन को, या इलेक्ट्रॉन को ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट में हमको कितने डालने हैं, 6 डालने हैं। 1 2 3 4 5 6। ये हो गया आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर। समझ गए सारे बच्चे, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा आइसोटॉप्स। वो ब्लैक कलर में है, समझ तो गए ना कैसे बनाते हैं। यहां पे ब्लैक कलर में आ रहा है आपका, ठीक है, सर्कल। अब यहां पे आ रहा है आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स क्या होता है आपका, आइसोटॉप्स होता है हमारा, आइसोटॉप आर एटम ऑफ द सेम एलिमेंट दैट हैव द सेम एटॉमिक नंबर Z बट डिफरेंट मास नंबर। आइसोटॉप्स हमारे पता है क्या होते हैं, आइसोटॉप्स होते हैं जिसमें हमारा एटॉमिक नंबर तो सेम होता है। यहां पे देखो हमारा एटॉमिक नंबर क्या है, यहां पे भी 1 है, यहां पे भी 1 है, और यहां पे भी 1 है, लेकिन मासेस चेंज हो जाते हैं। वही होते हैं हमारे आइसोटॉप्स। एक का 1 आ रहा है, एक का 2 आ रहा है, एक का 3 आ रहा है, मतलब एलिमेंट सेम ही है लेकिन मासेस बदल रहे हैं। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे, जैसे आपके क्वेश्चन में आ जाए 3 आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन लिखो, तो इसका नाम है बेटा प्रोटियम, प्रोटियम। इसका नाम है ड्यूटेरियम, इसका नाम है ट्राइटियम। समझ गए, आइसोटॉप्स होते हैं जिनमें हमारे मासेज नंबर चेंज हो जाते हैं लेकिन एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, वही होते हैं आइसोटॉप्स। और बेटा अगर हमको, अब यहां पे एक काम करो, मेरे को नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताओ यार। इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहां पे कितने हैं, 0। यहां पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, 1। यहां पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, 2। ठीक है, ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर दो। अब आ गया केमिकल प्रॉपर्टी। आइसोटॉप हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टी बिकॉज दे हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। अब हमारी आइसोटॉप्स में जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है ना, वो सेम होती है, क्योंकि हमारी केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड होती है एटॉमिक नंबर पे। आइसोटॉप्स में हमारे आइसोटॉप्स में हमारे जो एटॉमिक नंबर होता है वो सेम होता है, इट मींस केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम रहेगी। ठीक है,
आइसोटोप हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टी बिकॉज दे हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। अब आ गया फिजिकल प्रॉपर्टी। आइसोटोप हैव डिफरेंट मास नंबर बिकॉज दे कंटेन डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन विच अफेक्ट देयर फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी हमारी डिपेंड होती है मासेस पे। आइसोटॉप्स में हमारे मासेस चेंज हो जाते हैं तो क्या होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी भी आपकी चेंज हो जाएगी। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है सर, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कलर डेंसिटी। ठीक है, अब ये देखो एप्लीकेशन ऑफ आइसोटॉप्स। एन आइसोटॉप ऑफ यूरेनियम इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर में आपका यूरेनियम का आइसोटॉप यूज में लिया जाता है। अब यहां पे आ गया सेकंड, आ गया एन आइसोटॉप ऑफ कोबाल्ट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर में आपका कोबाल्ट का आइसोटॉप यूज में लिया जाता है। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट करने के लिए। अब आ गया एन आइसोटॉप ऑफ आयोडीन इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर। गोइटर की बीमारी के लिए आपका आयोडीन का आइसोटॉप यूज में लिया जाता है। ठीक है, अब बेटा क्वेश्चन देखो, आइसोटॉप ऑफ एलिमेंट है, यहां पे क्या दे रखा है, द सेम फिजिकल प्रॉपर्टी होती है क्या, नहीं। डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी होती है क्या आइसोटॉप्स में, नहीं। डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। न्यूट्रॉन का नंबर बदल रहा था ना, ठीक है, यहां पे डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। डिफरेंट एटॉमिक नंबर नहीं, एटॉमिक नंबर तो सेम होता है यार। अब यहां पे क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ z इक्वल्स टू 3 व्हाट वुड बी द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट, ऑल्सो नेम द एलिमेंट। अब ये क्वेश्चन है आपका होमवर्क। ठीक है, कमेंट में इसका आंसर मेरे को बताना आप। अब आ जाता है हमारा फ्रैक्शनल एटॉमिक मास। फ्रैक्शनल एटॉमिक मास होता है बेटा हमारा कुछ एक एलिमेंट्स के मास है जिनके पॉइंट्स में आते हैं ना, उसके लिए फ्रैक्शनल एटॉमिक मास होता है। जैसे हमारा क्लोरीन है, एक क्लोरीन का मास आ रहा है 35 और एक क्लोरीन का मास आ रहा है 37। ठीक है, जो ये वाला मास है, ये वाला मास तो आपका क्लोरीन में 75% क्लोरीन में मिलता है, और जो 37 वाला मास होता है ना, ये खाली हमारे 25% क्लोरीन के अंदर ही मिलता है। मान लो अगर मैंने डब्बे में आपको क्लोरीन के एटम दिए तो 75% तो ये वाले क्लोरीन के एटम मिलेंगे और 25% आपको ये वाले क्लोरीन के एटम मिलेंगे। ठीक है, अब साइंटिस्ट ने क्या करा, यहां पे मैथ्स लगा दी। क्या करी उन्होंने, मैथ्स लगा दी। मैथ्स लगाने पे यहां पे ओवरऑल क्लोरीन का मास आता है 35.5। ठीक है, क्लोरीन का मास आता है आपका 35.5। तो अब यहां पे अगर क्वेश्चन में आ जाए फ्रैक्शनल एटॉमिक मास क्यों आते हैं भैया, फ्रैक्शनल एटॉमिक मास आते हैं हमारे बिकॉज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोटॉप्स। ये भी तो हमारा आइसोटॉप ही तो है। ये देखो एलिमेंट आपका सेम है लेकिन मासेस चेंज हो रहे हैं। ठीक है, समझ गए। अब आ जाता आइसोबार्स। आइसोबार आर एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर। अब हमारे आइसोबार्स पता है क्या होते हैं, जिसमें हमारे एटॉमिक नंबर चेंज हो जाते हैं लेकिन मासेस सेम आते हैं, वही होते हैं आइसोबार्स। यहां पे देखो इसका एटॉमिक नंबर चेंज है, इसका भी एटॉमिक नंबर चेंज है। ठीक है, और मासेस यहां पे सेम आ रहे हैं, इसका 40 आ रहा है, इसका भी 40 आ रहा है। ठीक है, तो ये समझ गए, जिनके एटॉमिक नंबर बदल जाते हैं लेकिन मासेस सेम होते हैं, वही होते हैं हमारे आइसोबार्स। आइसोबार हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर सो दे आर डिफरेंट एलिमेंट विथ डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देयरफॉर डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है बेटा, अब आ गया आइसोटॉप्स। आइसोटॉप और आइसोबार्स में आपका डिफरेंस आ गया। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, इसमें क्या होते हैं, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। आइसोबार्स में क्या होता है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। यहां पे दिया हुआ है आपका एटम्स हैव सेम एटॉमिक नंबर। आइसोटॉप्स में एटॉमिक नंबर सेम होता है, यहां पे क्या होता है, एटम्स हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर यहां पे बदल जाता है। अब आ गया एटम्स हैव डिफरेंट मास नंबर। यहां पे मास नंबर बदल जाता है आपका, और यहां पे क्या होता है, एटम्स हैव द सेम मास नंबर। यहां पे मास नंबर आपका सेम होता है सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। यहां पे सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी होती है और यहां पे क्या होता है, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी होती है। एग्जाम्पल देख लो आपके हाइड्रोजन के
आइसोटॉप से आपके यहाँ पे। और यहाँ पे एग्जाम्पल देख लो आपका, एक आर्गन आ गया, एक कैल्शियम आ गया, एटॉमिक नंबर अलग अलग लेकिन मासेस सेम आ रहे हैं। तो इसी के साथ में आपका चैप्टर होता है पूरा बेटा, ठीक है। अब आपका कमबैक का टाइम आ चुका है, बहुत टाइम आप लोगों ने बिगाड़ लिया है।